जय हिंद। तो आज की क्लास में हम पढ़ेंगे ग्रामर रूल। तो इसमें हम पढ़ेंगे ग्रामर रूल होता क्या है, ये कहाँ से आया, इसका यूज क्या होता है और इसे हम किस लिए हमें इसकी जरूरत पड़ी। तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं। अपनी हेडिंग डाल लीजिए ग्रामर रूल। तो बेसिकली अगर हम बात करें इसकी, तो ये हमारा सिर्फ लीनियर इक्वेशन को सोल्व करने का एक जरिया है। मतलब कि इसके मेथड से हम किसी भी लीनियर इक्वेशन को, जी हाँ किसी भी लीनियर, लेकिन होनी चाहिए वो लीनियर, किसी भी लीनियर इक्वेशन को कितने भी वेरिएबल की हो, लीनियर इक्वेशन हम उसको सोल्व कर सकते हैं। मतलब अगर मैं बात करूं दो वेरिएबल की, अगर मैं बात करूं दो वेरिएबल की, मतलब लेट्स से जिसमें हमारा x और y आता हो, अगर हमारे पास कुछ इस तरह से हमारी एक इक्वेशन है, अगर इस तरीके से हमारी कोई इक्वेशन है, हमें इसकी वैल्यू निकालनी है, किसकी, x की, y की, किससे, क्रैमर रूल से। या हमें ये भी छोड़ो कि हमें सिर्फ इसकी, यानी कि जो हमारे पास वेरिएबल है उनकी वैल्यू निकालनी है, तो हम डायरेक्टली भी निकाल सकते हैं इसको, कैसे, सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा के हम इसे सोल्व कर लेंगे। बट अगर मैं इसको एक सिंप्लीफाई मेथड से, यानी कि जो हमारे क्रैमर रूल से है उसे सोल्व करूँ, तो हम कैसे कर सकते हैं वो हम आज की क्लास में सीखेंगे। और जैसे हमने अभी तो 2 वेरिएबल का सीखेंगे, आगे चल के हम 3 वेरिएबल का भी इसको सीखेंगे। तो इससे पहले मैं कुछ दो तीन टर्म्स है जो आपसे शेयर करना चाहता हूँ, जो अभी याद हो जाए स्टार्टिंग में, तो हमारे क्वेश्चन में हमें हेल्प करेगी। अगर मैं कहूँ कि ये मेरे पास इक्वेशन है, ये मेरे पास इक्वेशन है और इस इक्वेशन का यूनिक सॉल्यूशन है, इस इक्वेशन का यूनिक सॉल्यूशन है, मतलब जिसकी एक पर्टिकुलर वैल्यू आएगी, यानी कि पर्टिकुलर वैल्यू आए, तो वो हमारा कैसा हो जाएगा, कंसिस्टेंट सॉल्यूशन। ये हमारा कैसे हो जाएगा, कंसिस्टेंट सॉल्यूशन। यानी कि अगर मेरे पास लेट से ये हमारी इक्वेशन है और इसके जो वेरिएबल्स है उसका हमारा जो सॉल्यूशन, यानी कि वैल्यू आई x और y की, वो हमारी यूनिक आई, यानी कि कोई पर्टिकुलर आई, तो हमारे कैसा हो जाएगा, कंसिस्टेंट। अगर वहीं पे मैं बात करूं कि ये हमारी यूनिक ना है, इसके अगर एक से ज्यादा सॉल्यूशन, मोर देन वन सॉल्यूशन हो, तो भी वो हमारी क्या होगी, कंसिस्टेंट। अभी हम आगे समझेंगे कि वो ऐसा होता क्यों है। अगर मैं बात करूं कि इसका कोई भी सॉल्यूशन ना है, नो सॉल्यूशन, क्या ऐसा हो सकता है कि किसी भी दो वेरिएबल की इक्वेशन है उसका सॉल्यूशन ना है? हाँ, ऐसा हो सकता है। आने वाले क्वेश्चंस में हम इनको डिस्कस करेंगे। तो वो हमारे हो जाएगी इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन। उसका सॉल्यूशन हमारा कैसा हो जाएगा, इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन। कैसा सॉल्यूशन हो जाएगा, इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन। यानी कि अगर मेरे पास कोई इक्वेशन है, उसका यूनिक वैल्यू है और एक से ज्यादा वैल्यू है, तो हमारा कैसा सॉल्यूशन होगा, कंसिस्टेंट सॉल्यूशन। और अगर वहीं पे मेरा कोई भी सॉल्यूशन ना है, तो वो कैसा सॉल्यूशन होगा, इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन। तो ये बात क्लियर हुई, ठीक है। और अगर मैं बात करूं कि ये दो बात हुई, अगर तीसरी बात मैं करूं कि ये हमारे पास इक्वेशन है, इसमें जो हमारा d1 और d2 है, ये हमारा कैसा होगा, कांस्टेंट होगा। ये कैसा होगा, एक कांस्टेंट होगा। अगर ये कांस्टेंट हमारा जीरो है, अगर ये कांस्टेंट जीरो है, तो वो हम उसको कहेंगे होमोजीनियस इक्वेशन। क्लियर बात। अगर ये हमारा नॉट इक्वल टू जीरो है, तो इसे हम कहेंगे नॉन होमोजीनियस इक्वेशन। ये बात क्लियर हुई। अभी तक हमने 3 बातें पढ़ी, क्या, कंसिस्टेंट क्या होता है, इनकंसिस्टेंट क्या होता है, होमोजीनियस और नॉन होमोजीनियस। तो आइए अब इसकी हम सॉल्यूशन की बात करते हैं कि हम, अगर हमारे पास दो वेरिएबल की इक्वेशन आती है, तो हम उसे किस, मतलब ग्रामर मेथड से किस तरह सोल्व करेंगे। तो आइए इसको देखते हैं।
तो आइए जानते हैं कि क्रैमर मेथड हमें दो वेरिएबल की इक्वेशन को सोल्व करने के लिए कैसा मेथड दिखाता है। यानी कि अगर मैं इसका सॉल्यूशन बताऊं, तो मुझे x और y की तो वैल्यू चाहिए, x और y की वैल्यू चाहिए। तो इसकी वैल्यू हमारी हो जाएगी del 1 अपॉन del 2 अपॉन del, या del, जो हमारा del होता है वो हमारा होता है डिटरमिनेंट, क्योंकि हम चैप्टर कौन सा पढ़ रहे हैं, डिटरमिनेंट। del क्या होता है, ये होता है डिटरमिनेंट। इसी को मैं ऐसे लिख दूं d1 अपॉन d या d2 अपॉन d। तो ये हमारा इस पर्टिकुलर वेरिएबल की इक्वेशन का सॉल्यूशन होता है। अब जो हमारा d1 d2 है, ये क्या होता है, तो जो हमारा d होता है वो हमारे जो वेरिएबल्स है उनके कोफिशिएंट की मैट्रिक्स, मतलब जो हमारा d होगा वो हमारा a1 a2 b1 b2 होगा, जो हमारा d होगा। और ये कैसा आना चाहिए, अभी इसकी बात करेंगे, ठीक है। जो हमारा d होगा वो हमारा क्या होगा, वेरी गुड, वेरिएबल्स के कोफिशिएंट की मैट्रिक्स। क्लियर बात। और जो हमारा d1 और d2 है, अब वो बात आती है कि वो क्या होगा। अगर मैं d1 की बात करूं तो d1 हमारा x की वैल्यू है, जो हमारा d1 है उसमें हम x को छुपा देंगे, यानी कि d1 निकालते हुए हम पूरा x को छुपा लिया। बट जो हमारा, हमने इसको छुपा लिया, बट यहाँ पे जब हमने छुपा दिया तो यहाँ पे वैकेंसी खाली हो जाएगी, यानी कि जो यहाँ पे एलिमेंट होंगे वो कहाँ से आएंगे, वो आएंगे हमारे d1 d2। ये बात ध्यान है क्या, अगर मैं d1 यानी कि x निकाल रहा हूँ, जो भी हमारा निकाल रहे हैं हम उसको छुपा लेंगे, और जो छुपा है और उसकी जगह हमारे कांस्टेंट आएंगे जो इक्वेशन से हमारे राइट हैंड साइड पे होंगे। और यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे सिंपली हमारा b1 b2 हो जाएगा। क्लियर है बात। और जो हमारा d2 है, d2 में क्या हो जाएगा, हमारा y छुप जाएगा, और यहाँ पे a1 a2, यहाँ पे d1 d2, ये इसकी मैट्रिक्स आएगी। यानी कि d किसकी मैट्रिक्स है, वेरिएबल के कोफिशिएंट की मैट्रिक्स। d1 किसकी मैट्रिक्स है, d1 x की वैल्यू है, तो हम x को छुपा लेंगे, जो x की जगह कॉलम बनेगा, यानी कि जो हमारा x, यानी कि जो वेरिएबल आ रहा था हमारा d में, किसका, x का, जो हमारा d में कोफिशिएंट आ रहा था कॉलम में, उसको हम कांस्टेंट से रिप्लेस कर देंगे। अगर हम d2 की बात करें, d2 हमारा क्या है, y की वैल्यू, तो y की वैल्यू निकालते हुए y छुप जाएगा, y छुप गया तो जो हमारा c2 यानी कि कॉलम सेकंड था उसमें कोफिशिएंट किसका रहता होगा, अगर उसकी वो छुप गया तो सारा खत्म हो गया, तो उसकी जगह हम किसको ले आएंगे, d1 d2 को। किसको ले आएंगे, d1 d2 को। ये बात क्लियर हुई। अब इसकी हम कंडीशन पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। कंडीशंस, अब इसकी कंडीशन हमारी 2-3 है, पर हम डिस्कस करते हैं। पहली कंडीशन कि जो हमारा d है वो अगर नॉट इक्वल टू 0 आए तो जो उसका सॉल्यूशन होगा वो यूनिक होगा। कैसा होगा, यूनिक। तो अगर यूनिक है तो वो कैसा हो गया, कंसिस्टेंट, ऑब्वियस है। क्लियर बात। अगर सेकंड केस, अगर मेरा d 0 हो जाए, तो उस केस में मुझे दो बातें करनी पड़ेगी। क्या, मुझे d1 d2 भी निकालना पड़ेगा। अगर ये मेरा d1 d2 भी 0 आ जाए, तो इसके मैनी सॉल्यूशन होंगे। कैसे होंगे, मैनी सॉल्यूशन, यानी कि एक से ज्यादा। अगर d1 d2 में से कोई एक नॉन जीरो आता है, तो ये हमारा कहलाएगा नो सॉल्यूशन वाला। कौन सा, नो सॉल्यूशन वाली, यानी कि इनकंसिस्टेंट। क्लियर ही बात। यानी कि अभी तक हमने क्या पढ़ा था, कंसिस्टेंट पढ़ा था, स्टार्टिंग में कंसिस्टेंट पढ़ा था, इनकंसिस्टेंट पढ़ा था, होमोजेनियस पढ़ा था, नॉन होमोजेनियस पढ़ा था। और उसके बाद हमने मेथड को एक्चुअली समझा कि हम कैसे उसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। x की वैल्यू कैसे निकलेगी, d1 अपॉन d, y की d2 अपॉन d। d हमारा क्या है, x और y के वेरिएबल है उनकी कोफिशिएंट की मैट्रिक्स,
वो हमारा डी आ गया। D1 के लिए हमें क्या निकालना था, x की वैल्यू है D1, D1 किसकी वैल्यू है, x की। तो जो हम x वाला कॉलम छुपा लेंगे, अगर कॉलम छुप गया A1 A2 नहीं मिलने का, कॉलम छुप गया A1 A2 नहीं मिलने का, तो उसकी हम क्या पुट कर देंगे, D1 D2। ऐसे ही D2 में क्या करेंगे, y को छुपा लेंगे, B1 B2 नहीं मिलने का, वहां से हमें D1 D2 मिल जाएगा, उससे हम वैल्यू निकाल देंगे। और अभी हमने कंडीशन क्या पढ़ी कि अगर हमारा डिटरमिनेंट जीरो ना हो तो हमारी यूनिक सॉल्यूशन होगा, यानी कंसिस्टेंट। अगर डिटरमिनेंट जीरो हो जाए तो उस केस में दो केस अराइज हो जाते हैं, कौन कौन से, कि हमारा D1 D2 भी जीरो हो जाए तो मैनी सॉल्यूशन, D1 D2 में से कोई एक नॉन जीरो हो जाए तो नो सॉल्यूशन, यानी कि इनकंसिस्टेंट। तो आइए अब इसके क्वेश्चन देखते हैं, उसके बाद हम तीन वेरिएबल वाले इक्वेशन को भी क्रैमर रूल से सोल्व करना सीखेंगे। क्लियर ये बात, आइए देखें। तो जैसे कि हमारा क्वेश्चन है, इसमें हमें दो इक्वेशन दे रखी है और इनको ये हमें कह रहा है कि x और y की वैल्यू निकालो। तो जब हम x y की वैल्यू निकालूंगा तो मुझे तो पता है कि x मेरा क्या है, d1/d, y क्या है मेरा, d2/d। तो जब मुझे ये पता है कि x मेरा ये है और y मेरा ये है, तो मैं d निकालूंगा। d क्या आएगा, 2 - 1 3 5। इसका डिटरमिनेंट सोल्व करूंगा, 10 + 3 = 13। कैसा है, नॉट इक्वल टू 0, नॉट इक्वल टू 0 है, पहली कंडीशन फॉलो होगी, यानी किसका सॉल्यूशन होगा, सॉल्यूशन क्या हमें d1 चाहिएगा। d1 क्या होगा, ये छुप जाएगा, इसकी जगह 76 और हमारा ये एज इट इज -1 5। जब हम इसकी बात करेंगे तो ये हमारा आएगा 85 + 6 यानी कि 91। ठीक, अगर मैं d2 की बात करूं, d2 में हमारा क्या, ये तो एज इट इज रहेगा और उसमें y छुप जाएगा, y की जगह क्या आ जाएगा 17 और 6, ये हमारा कितना हो जाएगा 12 - 51 = -39, ये हो जाएगा -39। क्लियर हुई बात। अब अगर मैं यहाँ पे इनको पुट कर दूं, तो मेरा d1 क्या है, बोलो 91 और d क्या है 13, तो ये हमारा क्या आ जाएगा 7 और d2 -39 d 13, ये आ जाएगा -3। हुआ, इतनी जल्दी सोल्व हो गया। बस प्रैक्टिस की जरूरत है, अगर हम इसकी प्रैक्टिस कर लेंगे, क्या निकालना है इसमें, d1 d2 d हम निकाल लेंगे, देखते निकाल लेंगे इसको कि हमारा क्या आएगा, d1 भी हम ऐसे निकाल लेंगे, d2 भी निकाल लेंगे। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कहता है कि ये दो इक्वेशन है, इसको निकालो। अगर मैं d की बात करूं, अगर मैं डायरेक्ट ही निकालूं d, तो मेरा क्या आएगा, एक्स वाई के कोफिशिएंट की मैट्रिक्स है, यानी कि 8 1 जा 8 और -8, यानी कि 8 - 8 = 0। अब ये 0 आ गया तो इसमें दो केस याद आया, दो केस, पहला d1 d2 भी निकालना पड़ेगा। तो अगर मैं d1 की बात करता हूं तो ये क्या आएगा 3 12 2 8, यही आएगा। d2 की बात करता हूं तो 1 4 3 12 आ गया, इसकी निकाल लूंगा, ये हमारा 24 - 24, ये भी हमारा 0। इसकी निकाल लूंगा, ये हमारा 12 - 12, ये भी हमारा 0 आ गई। तो इसमें क्या है, सेकंड केस का फर्स्ट पार्ट लगा, कब, जब हमारा d1 और d2 भी 0 हो जाए, तब उस केस में हमारे मैनी सॉल्यूशन होंगे। याद आया, मैनी सॉल्यूशन यानी कि कंसिस्टेंट इक्वेशन। जब हम मैनी सॉल्यूशन हुए तो हम मैनी सॉल्यूशन को कैसे निकालेंगे, तो इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम सपोज कर लेते हैं कि अगर मैं y को k सपोज कर लेता हूँ, अगर मैं y को k सपोज कर लेता हूँ, तो मेरी x की वैल्यू क्या आएगी, 3 - 2y, यहाँ से 3 - 2k, हमारा x की वैल्यू आ गई, यानी कि मेरी x की वैल्यू इतनी आ गई, y की वैल्यू इतनी आ गई, और जो हमारा k होगा वो हमारा बिलोंग करेगा रियल नंबर को। किसको बिलोंग करेगा, रियल नंबर को। मतलब अगर मैं k को 1 लेता हूँ तो मेरा y क्या आएगा 1। अगर मैं एग्जांपल के तौर पे k को 1 ले लेता हूँ तो मेरा x कितना आएगा 3 - 2 1, y कितना आएगा मेरा 1। अगर मैं k को, ये इसके सॉल्यूशन है, इस इक्वेशन के मैनी सॉल्यूशन है। अगर k को मैं 2 ले लेता हूँ तो मेरा x कितना आएगा -1 और y कितना आ गया 2, ये भी हमारा इस पार्ट का सॉल्यूशन है। समझ लो, पुट करके देख लो। अगर x को 1 1 लेता हूँ, 1 1 3 -1 2 लेता हूँ, -1 और 2 4 -1 3, तब भी 3, यानी कि इस पर्टिकुलर इक्वेशन के हमारे बहुत सारे सॉल्यूशन हो सकते हैं।
ये बात क्लियर हुई। अब इसकी शॉर्ट ट्रिक बता दो कैसे होगा, याद है 11th का, बता दो ना, बताओ चलो ठीक, बता दो चलो ठीक है। अगर मैं देखो 11th में हमने देखा था कि हमारे इनकंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट, इनफाइनाइटली सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन और सॉल्यूशन वाली बात याद आई क्या? अगर मेरे पास इक्वेशन है, जैसे मैंने इसको जनरल फॉर्म में लिखा था a1 a2 के, अगर मेरा a1 अपॉन a2 इक्वल टू b2 अपॉन b2 इक्वल टू b1 c1 अपॉन c2 हो जाए, अगर ये हमारा इक्वल हो जाए तो हमारा क्या आता था? अगर इक्वल हो जाए तो हमारा क्या आता था, याद करो। हाँ क्या आता था? मैनी सॉल्यूशन, मैनी सॉल्यूशन ये आता था। अब ये चीज आप यहाँ पे चेक कर लो, मैं a1 a2 1/4 2/8 1/4 3/12 1/4 इक्वल आ रहे हैं, इक्वल आ रहे हैं, इसका कैसे सॉल्यूशन? मैनी सॉल्यूशन। और हमने भी क्या निकाला? मैनी सॉल्यूशन। कोई बात। अब इससे पहले क्वेश्चन क्या पढ़ा था? इससे पहले क्वेश्चन हमने पढ़ा था 2x minus y is equals to 70, 2x और 3x plus 5y is equals to 6, ये क्वेश्चन पढ़ा था। अब इसमें a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 निकालो, 2/3 माइनस 1/5, यही दोनों इक्वल नहीं आ रहे। अगर इक्वल नहीं आ रहे तो क्या यूनिक सॉल्यूशन था, याद है बात। तो हम दो टाइप का, यानी कि दो अगर वेरिएबल है तो हम इस तरह से भी देख सकते हैं कि हमारा कौन सा सॉल्यूशन उसमें सेटिस्फाई करेगा। बात क्लियर हुई। अगर ये दोनों इक्वल आ जाए, तीसरा इक्वल ना है, तो कैसा होना था? नो सॉल्यूशन। याद है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो आइए हम देखते हैं अपनी किस तरह हम तीन वेरिएबल को क्रैमर रूल से कैसे सोल्व करते हैं। प्रोसीजर हमारा बिल्कुल सेम फर्स्ट वाला रहेगा। कैसा रहेगा? फर्स्ट वाला, यानी कि क्या x की वैल्यू क्या आएगी? वेरी गुड, x की वैल्यू क्या आएगी? d1 अपॉन d। d हमारा क्या होगा? x y z की बनी हुई कोफिशिएंट की मैट्रिक्स। कैसे हो जाएगी? तीन वेरिएबल है तो तीन ऑर्डर की बनेगी, बन जाएगी। y मेरा क्या आ जाएगा? d2 अपॉन d। z क्या होगा? d3 अपॉन d। और d1 क्या आएगा? ये छुपा लेंगे, ये आ जाएगा। मतलब ये हमारी एक मैट्रिक्स है। डी मैट्रिक्स हमारी क्या आएगी? डी मैट्रिक्स क्या आएगी बोलो? वेरी गुड, a1 a2 a3 b1 b2 b3 c1 c2 c3। आगे d1 के लिए ये छुप जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा? d1 d2 d3, यहाँ पे b1 b2 b3 c1 c2 c3। बात क्लियर हुई। ऐसे ही हमारा d2 क्या आ जाएगा? a1 a2 a3 d1 d2 d3 c1 c2 c3। d3 में क्या आ जाएगा? a1 a2 a3 b1 b2 b3 d1 d2 d3। d तो हमारे पास है क्या? a b a1 a1 a2 a3 b1 b2 b3 c1 c2 c3। क्लियर हुई बात। अब इसमें भी तीन कंडीशन वही वाली। कैसी? क्या कंडीशन? आइए देखते हैं। तो हमारी उसमें कंडीशन क्या थी? पहली कंडीशन कि मेरा अगर d नॉट इक्वल टू 0 है तो कैसा सॉल्यूशन होता था? कैसा सॉल्यूशन? वेरी गुड, यूनिक सॉल्यूशन। इसे ही हम क्या कहते थे? वेरी गुड, कंसिस्टेंट सॉल्यूशन। सेकंड केस हमारा क्या था कि हमारा d अगर 0 आ जाए तो इसमें हमारे दो केस बनते थे। हम d1 d2 d3 निकालते थे, d1 d2 d3। अगर d1 d2 d3 हमारा 0 के इक्वल आ जाए तो हमारा कौन सा? वेरी गुड, मैनी सॉल्यूशन। वही बात जो उसमें थी दो वेरिएबल्स में, वही इसमें है। इसे भी हम क्या कह देंगे? कंसिस्टेंट। मतलब कंसिस्टेंट हमें समझ में आ रहा है, या तो उसके पास सॉल्यूशन हो या बहुत सारे सॉल्यूशन हो। सॉल्यूशन वाले को हम क्या कहेंगे? कंसिस्टेंट। नो सॉल्यूशन वाले को क्या हम क्या कहेंगे? इनकंसिस्टेंट। अगर इनमें से कोई एक हमारा नॉट इक्वल टू 0 हो जाए तो हमारा क्या होगा? नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन का मतलब इनकंसिस्टेंट। बात क्लियर हुई। तीन पॉइंट याद हुए क्या? d1 d2 d3 कैसे आएगा? d कैसे निकलेगा? d नॉट इक्वल टू 0 है, यूनिक सॉल्यूशन। d 0 आएगा तो हम d1 d2 d3 निकालेंगे। अगर वो भी 0 आ जाए तो हमारे मैनी सॉल्यूशन। अगर वो उनमें से एक कोई 0 ना आए तो हमारा कैसा सॉल्यूशन होगा? नो सॉल्यूशन। बात खत्म। और नो सॉल्यूशन को क्या कहते हैं? इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन। बात खत्म। क्वेश्चन करें? ठीक है, चलो क्वेश्चन देखते हैं। तो आइए, जैसे कि हमारे पास ये एग्जांपल है, इसमें हमें निकालना है कि इसका सॉल्यूशन बताओ।
क्लियर बात। इसका सोल्यूशन हमने अभी एक जनरल वे में समझा, क्या D1 D D2 D3 निकालना है, D चेक करना है, D1 D2 D3 भी निकालने पड़ेंगे। ठीक है, तो आइए हम पहले इसमें निकालते हैं D अपना। जो हमारा D आएगा वो क्या आएगा, 5 6 3 -7 -8 2 1 -1 -6, ये आएगा 1 -1 + 6। इसको सर सोल्व करते हैं। ये हमारा 5 यानी कि ये 48 + 2 + 7 R1 से +7, ये हमारा आ जाएगा -36 और +3 हमारा +1 यानी कि 12 + ये हमारा कितना आ गया 50, और ये हमारा 250, ये हमारा कितना है -33। 33 का मतलब -33 7 231 प्लस 1 है हमारा, ये 6 और 3 36, ये हमारा आया, ये हमारा आया, सॉरी ये हमारा आया। अब इसमें से जब हम इसको माइनस करेंगे, जब इसमें से हम इसको माइनस करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, ये 30 गया 20 20 56 55, ये हमारा आ जाएगा 55। क्लियर है बात। ये हमारा डी कितना आ गया 55 आ गया, डी कितना आ गया 55 आ गया। अगर मैं वही D1 की बात करूँ तो D1 में x छुप जाएगा 11 15 7, और यहाँ पे -7 -8 2 1 -1 -6। तो इसको जब हम सोल्व करेंगे, इसको हम सोल्व करेंगे तो क्या आएगा, 11 48 + 2 + 7 56 -90 + 7 + 1 30 + 56, ये हमारा आएगा, ये कितना आ जाएगा 50, ये 550, ये हमारा कितना हो जाएगा 550, कितना आ जाएगा 550, ये हमारा आएगा 81 माइनस का सॉरी 83, 7 7 या 21 और 8 56, 56 और 2 81 माइनस का। क्लियर ही बात। ठीक, ये हमारा कितना आ जाएगा +86। जब हम इसे सोल्व करेंगे तो ये माइनस का हमें कितना बचेगा 31, माइनस का 31 और +56 इजिकल्स टू हमारा हो जाएगा 55, हो जाएगा। चलो ठीक है। अगर मैं D2 की बात निकालूं, D2 हमारा कितना आएगा, D2 हमारा आएगा 5 6 3 11 15 7 1 -1 -6। इसको जब मैं सोल्व करूंगा तो मेरा 5 आएगा, जब इसको सोल्व करूंगा मेरा क्या आएगा 5 आएगा, 5 यानी कि -90 + 7 -11 -36 + 3 + 1 42 प्लस -45। ये बात क्लियर हुई, बात क्लियर हुई। चलो ठीक है, ये हमारा कितना हो जाएगा -83, इसमें से कितना हो जाएगा 415, 415। क्लियर हुई बात। चलो ठीक है, ये माइनस का प्लस का हो जाएगा, ये हमारा 33, 33 का मतलब 33 33 3 6 3, यहाँ पे कितना जाएगा माइनस माइनस, ये कितना जाएगा 3। क्लियर हुई बात। ये हमारा कितना जाएगा -418 + 363, ये 18 हमारे पास, ये और 70 30 18 और 48, ये हमारा हो जाएगा 55 माइनस का 55 माइनस का 55। क्लियर हुई बात। अगर मैं वहीं पे D3 निकालता हूँ 5 6 3 -7 -8 2, और ये हमारा इस बार आ जाएगा 11 15 7। चलिए बात, अब तो हम इसको क्या करेंगे, वही अपना फंडा 7 8 56 -30 + 7 42 -45 + 11 12 + 24, ये हमारा कितना जाएगा 86 85 इंटू -86 + 7 इंटू -3 + 11 इंटू 36। अगर हम इसको सोल्व करें तो ये कितना आएगा
30 400 माइनस 430, ये हमारा कितना आ जाएगा -21, ये हमारा कितना आ जाएगा 36 36 396 प्लस 1। क्लियर ये बात। अब जब इसमें से माइनस करेंगे, ये -51 और 4 -55, ये भी हमारा कितना जाएगा -55। अगर मैं x की बात करूं, x तो हमारा क्या था d1/d, d1 हमारा क्या आया 55, d क्या है हमारा 55, ये हमारा 1 आ गया। अगर मैं y की बात करूं, y की d2/d, d2 हमारा कितना आया -55/55 -1। अगर मैं z की बात करूं, d3/d -55/55, ये भी हमारा क्या आया 1। क्वेश्चन समझ में आया? थोड़ा थोड़ा आया? क्या करना था हमें इस क्वेश्चन में? d निकालना था, d1 d2 d3 और रख देना था, बस। समझ में आया? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें भी हमें वही प्रोसीजर अपना पड़ेगा। क्या? d निकालना पड़ेगा। d क्या आएगा 2 1 3 -1 3 2 1 2 3। जैसे सोल्व करेंगे, ये हमारा क्या आएगा 2 9 4 9 -4 5 -+1, ये हमारा 3 -6 और ये हमारा कितना जाएगा +1, ये हमारा कितना जाएगा 2 -9, तो ये हमारा 10 -3 -7, ये हमारा क्या आ गया 0। यानी कि d हमारा कैसा आ गया 0। तो हमें क्या चेक करना पड़ेगा? ये हमारा दूसरा मेथड, या तो फर्स्ट लगेगा या सेकंड लगेगा। d1 g1 नहीं d1 4 12 10 -1 3 2 1 2 3। तो इसमें हम वही 4 आया हमारा -4 और 5 +1, ये हमारा 12 3 36 -20 +1 24 -30, ये हमारे कितना आया 20 +16 और -6, ये हमारा कितना आया जल्दी बोलो 30 नॉट इक्वल टू 0। यानी कि d 0 है, d1 नॉट इक्वल टू 0 है, तो हमारा इसका क्या हो जाएगा नो सॉल्यूशन। एक तो 0 आ ही गया, जब एक 0 आ गया वही तो था सेकंड पार्ट का सेकंड पॉइंट, कंडीशन के सेकंड पार्ट का सेकंड पॉइंट। d 0 है, d1 d2 d3 में से कोई एक हमारा क्या ऐसा नहीं होना चाहिए 0, यानी कि नॉन जीरो आना चाहिए। अब जब हमारा नॉन जीरो आ गया तो कैसा हो जाएगा नो सॉल्यूशन, यानी कि इनकंसिस्टेंट। क्लियर ये बात? चलो एक लास्ट क्वेश्चन देख लें। चलो ठीक है, आओ। तो आइए अब हम इसको देखते हैं कि ये हमारा कैसे निकलेगा। इसमें हम क्या करेंगे, वही d निकालेंगे, d1 d2 d3 और उससे x y z के। तो हमें d निकालने के लिए मैं क्या लिखूंगा 1 1 1 1 2 3 1 3 5, ये लिखूंगा। आपने कहा ठीक है, इसको मैं चेंजेस कर दूं? ठीक है, आपने कहा चेंजेस कर दूं। 1 1 1 0 0 1 2 2 4, क्या करा r2 में से r1 माइनस कर दिया, r3 को चेंज करा r3 माइनस r1, तो ये हमारा कितना आ जाएगा 0। 4 - 4 0। अगर मैं वही d1 की बात करूं 1 4 7 1 2 3 1 3 5 के बाद इसमें भी चेंजेस कर दो, c2 चेंज c2 - c1 c3 चेंज c2 - c3 - c1, तो ये क्या आ जाएगी 1 4 7 0 -2 -4 0 -1 और यहाँ पे -2, ये कितना आ गया 4 -4, ये भी हमारा क्या आ गया 0। d2 की बात करूं 1 1 1 1 4 7 1 3 5, इसमें भी चेंज कर दो r2 - r1 1 1 1 0 0 3 2 6 4, ये हमारा कितना आ गया 12 - 12, ये भी हमारा क्या आ गया 0। अब d3 के बाद 1 1 1 1 2 3 1 4 7, इसमें क्या करूंगा वही कर दूंगा 1 1 1 0 0 1 3 2 6, ये हमारा क्या आ गया 6 - 6 0।
अब जैसे याद करो हमने दो वेरिएबल में क्या पढ़ा था, अगर हमारे ये सब जीरो आ जाए, सेकंड कंडीशन का फर्स्ट पार्ट कि अगर जीरो आ जाए तो हमारे कैसे सॉल्यूशन होंगे, मैनी सॉल्यूशन। अब मैनी सॉल्यूशन हमें बताने में पड़ेंगे, उसमें हमने y को k मान लिया था, इसमें हम किसी भी वेरिएबल को k मान लेंगे, किसी भी वेरिएबल में से एक। तो मैंने सपोज करो z को k मान लिया। अब जब मैं z को k मान लूंगा तो आप किसी भी दो इक्वेशन को ले लो, z को k मानने के बाद किसी भी इक्वेशन को ले लो, मतलब अगर मैं पहली दो को ले लेता हूँ z को, जब मैं लेट z मेरा k है तो पहली दो मान लो ये वाली, इसको तो क्या बन जाएगी x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 1 माइनस के और x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 4 माइनस 3k बन जाएगी। अब ये मेरे दो वेरिएबल पे दोबारा घुस जाओ, क्या d मेरा क्या आएगा 2 माइनस 1 यानी कि 1 नॉट इक्वल टू 0, नॉट इक्वल टू 0 है तो x और y की वैल्यू निकलेगी किसके टर्म्स में, k के टर्म्स में। क्यों, यहाँ पे कांस्टेंट में क्या आ गया 1 माइनस के 1 माइनस 4 माइनस 3k, इनकी टर्म्स में हमारा x और y निकलेगा। आइए उसको भी देखते हैं। अगर मैं d1 की बात करूँ तो 1 माइनस के 4 माइनस 3k 1 और 2, इसको करेंगे तो 2 माइनस 2k माइनस 4 प्लस 3k, ये हमारा हो गया k माइनस 2, k माइनस 2 आ गया। अगर मैं d2 निकालूं, d2 मेरा क्या आएगा 1 माइनस के 4 माइनस 3k, तो ये क्या आ जाएगा 4 माइनस 3k माइनस k प्लस k यानी कि 3 माइनस 2k। तो अगर मैं x निकालूं d1 अपॉन d क्या आएगा k माइनस 2 अपॉन 1 यानी कि k माइनस 2 हमारा x, y निकालो d2 अपॉन d यानी कि 3 माइनस 2k अपॉन 1 यानी कि 3 माइनस 2k, यानी कि मेरे पास x जो आया k माइनस 2, y आया 3 माइनस 2k और z आया k, ये मेरे सॉल्यूशन है इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। अब इसमें मैं जो जहाँ पे हमारा k क्या बिलोंग कर रहा है रियल नंबर, k क्या बिलोंग करता है हमारा रियल नंबर। अब k की वैल्यू आप कुछ भी सपोज कर लीजिए, k की वैल्यू अगर मैं 0 मान लेता हूँ तो मेरा ये क्या आएगा -2, ये क्या आएगा 3, -2 3 और ये हमारा 0। अब इस इक्वेशन में देखो -2 प्लस 3 0 प्लस 1 प्लस 1 -2 प्लस 3 -2 6, कितना आ गया -2 प्लस 6 4 4, ये तो हमारा 0 है। तो इस तरह से हम इन टाइप के क्वेश्चन करते हैं क्रैमर रूल की मदद से। आई होप आपको ये क्रैमर रूल समझ में आया होगा। तो मिलते हैं, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, वंदे मातरम।